हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज के सेशन में अगेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चंस। चेक योर स्कोर, अपना स्कोर चेक करिएगा कि आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जो भी आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, है ना, अलग अलग कंपनीज के आपने मॉक टेस्ट खरीदे हुए हैं, आप लोग दे रहे हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ कई बार आपको आउटडेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करिए तो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, लेकिन कई सारे मॉक टेस्ट में पैटर्न वही चल रहा है जो 2020 का था। अब 2024 और 25 वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है। लेटेस्ट वाले वर्जन से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी भी जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो पुराने वाले वर्जन से पूछे जा रहे हैं। तो अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मॉक टेस्ट चेक करे और उनके लेवल को समझने की कोशिश करी और देखा तो वो जो मॉक टेस्ट हैं वो आउटडेटेड फैशन में है। अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, अब हिस्ट्री रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो पैटर्न को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन की बात है, लेवल अच्छा आएगा ये भी आप जानते हैं, और डे बाय डे लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जीए की बात करें, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश के लेवल की बात करें, तो सभी के लेवल तो टफ हो रहे हैं। तो क्या कंप्यूटर का लेवल वही रहेगा जो आज से 5 साल पहले था? जी नहीं, इसका भी लेवल एडवांस हो गया है। तो इसी को देखते हुए बढ़िया कॉन्सेप्ट लेवल पे तैयारी करिए। पहले वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मॉक टेस्ट की अच्छे तरीके से जितना आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर, जिसकी प्रैक्टिस हम करवा ही रहे हैं। तो यही पैटर्न पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, और इवन सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके बाद आप हमसे कहेंगे भी कि सर जो आपने क्वेश्चन करवाया था वो सेम टू सेम आ गया, ऑप्शंस भी सेम रहते हैं। बस कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलिएगा तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। आज है डे 3। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सर कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें, कैसे सारी वीडियोस को हम कॉन्सेप्ट वाइज, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पढ़ें? तो आंसर है ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, दैट इज आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स। कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर आप अपनी एक बुक निकाल दीजिए, सर एक बुक लॉन्च कर दीजिए जिससे हम आसानी हो पढ़ने में, हम बुक से बार बार रिवाइज कर पाए। देखो अब पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहा है कि बुक में लेटेस्ट चीजों को इन्वॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। हर बार बुक लॉन्च कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। कवर पेज बदल के बुक लॉन्च कर दिया जाए वो सही नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल वर्जन बदल जाते हैं, हर साल शॉर्टकट कीज का लेवल बदल जाता है, हर साल स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो क्या हर साल बुक बनाएंगे, है ना? बाकी कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपको लेटेस्ट वर्जन के नाम से बुक दे देती हैं, आप वो पढ़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलता। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो हर बार लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड बुक्स को बना पाए, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट क्या है कि एक लाइव कोर्स से आप जुड़े, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी करवाया जाए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाएं टॉपिक वाइज, और आपको लेटेस्ट पैटर्न से अवेयर भी करवाया जाए, है ना? तो ही तो बेटर होगा। जब तक 40 में से 40 क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिलेंगे नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? 10-15 क्वेश्चन तो हर कोई बिना पढ़े भी कर लेता है, गेस लगाकर भी कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाएगा। कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, क्योंकि बच्चे 40 में 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं इस समय। तो सोचो अगर इस समय उनकी प्रिपरेशन ऐसी है कि वो हमसे कहते हैं कि सर हम 37-38 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, तो लेवल किसने बढ़ाया? नो डाउट हम लोगों ने अच्छा पढ़ाया तो आपने अच्छा किया, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? आप ही तो हैं। हम कितना भी पढ़ा लें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप हमको क्रेडिट देंगे कैसे? इसका मतलब क्रेडिट के हकदार आप ही लोग हैं। आप ही लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा है कि 40 में से 37-38 इतने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं, है ना? द क्रेडिट गोज टू यू। तो आप भी चाहते हैं कि अगर 35 प्लस स्कोर कर पाए और कंप्यूटर को इस समय बढ़िया कर पाए,
क्योंकि मेंस के समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है, नए कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय जीए का भी प्रेशर होगा। उस समय इंग्लिश और हिंदी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो इंग्लिश ऑप्ट करेंगे वो इंग्लिश, जो हिंदी ऑप्ट करेंगे वो हिंदी, है ना। तो उस समय जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर मैथ्स भी रिवाइज करनी है, रीजनिंग भी रिवाइज करनी है, इंग्लिश और हिंदी लेवल पे भी प्रिपरेशन करनी है, जीए बहुत ज्यादा फोकस करनी है और कंप्यूटर तो है ही। तो बेस्ट ये है कि एक बार प्री से पहले पहले कंप्यूटर को खत्म करके रख दें, कम से कम 2 बार रिवाइज करके रख दें, ताकि एग्जाम आने पर आपकी जो नोट्स होंगे उसी से आप बार बार रिवाइज कर पाए। तो यही स्ट्रेटजी ऑप्ट करिएगा। सर कोर्स से कैसे जुड़ें, जो कि लेटेस्ट है, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से जुड़िए। नोट्स साथ साथ में बनाइए बहुत शॉर्ट्स में, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करिए, वीडियोस को कम से कम प्री से पहले 2-2 बार जरूर देख लें, क्योंकि फिर एग्जामिनेशन के टाइम पर रिवाइज करने में आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। सिंपल सी बात है। तो यहां आपको वीडियोस भी मिल रही हैं, पीडीएफ भी मिल रही है और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हमसे अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर, कोई टेंशन नहीं कंप्यूटर की। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पर क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करो। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे का, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज का यूज एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या सब में होता है? जी हां सर, सब में होता है। मैक्रोज का यूज करते क्यों है? रिकॉर्डिंग पर्पस से। अगर हमें किसी भी बार बार यूज करने वाली चीजों को बार बार जो हम टाइप करते हैं उसको एक बार टाइप करके रख ले, रिकॉर्ड करके रख ले मैक्रोज की मदद से, तो ये आसान हो जाएगा कि उसको हम क्या कर पाए, पेस्ट कर पाए, उसको अप्लाई कर पाए। जो हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड किया है उसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। और मैक्रोज किस लैंग्वेज में बनाया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है, और वो बनाती है विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था दोस्तों? विजुअल बेसिक। सर ये विजुअल बेसिक क्या है? जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, आप जानते हैं, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, वीबी जिसको बोला जाता है, या वीबी स्क्रिप्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके मैक्रोज को क्रिएट किया जाता है। क्लियर, वेरी गुड। अब मैक्रोज में एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मैक्रोज है ये किस टैब में देखने को मिलता है? व्यू टैब में। व्यू टैब में मैक्रोज पर जब आप क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? व्यू मैक्रो, जहां आप मैक्रोज को देख सकते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज, जहां पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और पॉज रिकॉर्डिंग, जहां पर आप रिकॉर्डिंग को पॉज या फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे मैक्रोज के अंदर। क्लियर है? क्या सर एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में व्यू टैब के अंदर ही देखने को मिलता है? जी हां, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में व्यू टैब के अंदर मैक्रोज का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए और बताइए इसके आंसर क्या हो। दिस टाइप ऑफ बूट occurs when the computer is already on and you restart it without turning off the power। इस प्रकार का बूट तब होता है जब कंप्यूटर पहले से ही चालू होता है और आप बिजली बंद किए बिना इसे पुनर्प्रारंभ करते हैं या दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? रीस्टार्ट करना। आपने बंद तो किया नहीं कंप्यूटर, आपने उसको क्या किया? रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने का मतलब वार्म बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग कब होती है? जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वो कंप्यूटर अपने आप बंद होकर फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट के। दैट इज कॉल्ड रीस्टार्ट करना एंड दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग करना। लेकिन जब कंप्यूटर स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं
शट डाउन करके ऑन करते हैं तो उस समय जो बूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। शट डाउन करके जब आप ऑन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। रैंडम बूटिंग क्या होती है? रैंडम बूटिंग उसे बोलते हैं जब आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, जब आपके कंप्यूटर में या जब आपके डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो क्या होता है, आपका कंप्यूटर डीजे बन जाता है और अपने आप बंद खुल होने लगता है। तो इस प्रकार की बूटिंग को क्या बोलते हैं? रैंडम बूटिंग। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है? सर 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और रैंडम बूटिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक संभावना किसमें पाया जाएगा? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब जिसको स्पेसिफिक एक काम के लिए बनाया गया एम्बेडेड है। जैसे मोबाइल में यूज होने वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, वो एम्बेडेड है। सर क्यों? क्योंकि उसको स्पेसिफिकली या तो टैबलेट के लिए बनाया गया या मोबाइल के लिए बनाया गया या स्मार्टफोन के लिए बनाया गया। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे? एम्बेडेड। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में पाया जाता है? आंसर है मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट में। तो आंसर क्या होगा? इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सर पीडीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल मतलब जो आपके पास में है, जो आपके जेब में है। डिजिटल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मोड में है। असिस्टेंट का मतलब जो मदद करे। पर्सनली आपके पास ऐसी कौन सी डिवाइस है डिजिटल मोड में जो मदद करती है आपको? सर स्मार्टफोन है, टैबलेट है, यही तो है, या पीसी है आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर है। तो ये सब किस में काउंट होंगे? दीज आर कॉल्ड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वेरी गुड। विंडोज एंड मैकिंटोश आर जनरली कंसीडर्ड टू बी डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है जो विंडोज है और जो मैकिंटोश वो आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? नेटवर्क, स्टैंड अलोन, एम्बेडेड, डॉस या सिंगल यूजर? क्या लगता है? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, मैकिंटोश एप्पल ने बनाया है, और ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्टैंड अलोन क्या है? स्टैंड अलोन का मतलब होता है जो खुद सारे काम को कर सकते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन। है ना? जैसे आप कितने भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन परफॉर्म आप ही को करना है, एग्जाम में बैठना आपको है ना? टीचर आपको समझा तो सकते हैं लेकिन आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम नहीं दिलवा सकते। तो आप क्या हैं? एक स्टैंड अलोन है। आप खुद एक यूनिक एंटिटी हैं जो एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, लेकिन थैंक्स आप बोल देते हैं अपने टीचर्स को कि सर थैंक यू वेरी मच, मैम थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। तो आप क्या है? एक स्टैंड अलोन है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी पर निर्भर नहीं है दैट आर कॉल्ड स्टैंड अलोन। चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो आपका विंडोज हो, चाहे iOS हो, ये सभी आपके क्या हैं? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय अ कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड। किसी निगम के स्वामित्व और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन या ओपन सोर्स? क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें ओन किया गया है, मतलब जिनका लाइसेंस लिया गया है, जो स्वामित्व वाले हैं, जिनका कोई स्वामी है, जिनका कोई ओनर है और जिनको लाइसेंस भी दिया गया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रोप्राइटरी का मतलब जिनके ऊपर कोई मालिक है। जैसे विंडोज का मालिक कौन? माइक्रोसॉफ्ट। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन? एप्पल। iOS का मालिक कौन? एप्पल।
तो ये क्या है आपके, ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जो सर्वर बेस्ड होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 2000 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये होगा सर्वर। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये कौन से होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल, जैसे विंडोज के लेटेस्ट वाले वर्जन, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जिनमें बदलाव भी पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। मतलब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ये कैसे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड दैट यूज्ड GUI वाज बाय, GUI का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आंसर होगा GMOS, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पूछा जाए कि विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 1.0। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड जिसने GUI का यूज किया, GUI का मतलब आप जानते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI यूज करने वाला जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल कंपनी ने डेवलप किया और इसका नाम है मैकिंटोश, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो याद रखिएगा, ये जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, माउस का, कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज होता है GUI में, जबकि CUI के केस में, कमांड यूजर इंटरफेस, कंसोल यूजर इंटरफेस के केस में सिर्फ माउस का यूज नहीं करते, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते, है ना। तो CUI के केस में कीबोर्ड का यूज करेंगे, जबकि GUI के केस में माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज करेंगे। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI बेस्ड था, वो सबसे पहले किसने डेवलप किया, एप्पल कंपनी ने। और एप्पल कंपनी ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा, दैट इज कॉल्ड मैकिंटोश, जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, जो एप्पल के सभी लैपटॉप्स में, सभी पर्सनल कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैकिंटोश। और एप्पल के जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें कौन सा देखने को मिलता है, iOS। यस, वेरी गुड। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कह रहा है जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका लेटेस्ट वर्जन बताइए, इसका नवीनतम संस्करण बताइए। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो अवेयर भी होना जरूरी है कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम क्या है, नवीनतम संस्करण का नाम क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज सोनोमा। कैसे याद रखें, सो का मतलब होता है 100, नो का मतलब नहीं, मां का मतलब मदर। तो जब आपको आपकी मदर 100 रुपीज दें तो मना कर दीजिए कि 100 रुपीज नहीं लेंगे, यानी सोनोमा। समझ में आ गया। तो इट मींस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज सोनोमा, और इसे मैक 14 के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में मैक 13, मैक 14, मैक 15, मैक 16 ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक 14, जो कि लेटेस्ट है। कब रिलीज किया गया, 26 ऑफ सितंबर 2023 को रिलीज किया गया है। क्या ये भी आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है? जी हां, जितने भी ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं ये सब मैकिंटोश के वर्जन ही हैं, चाहे सोनोमा हो, वेंचुरा, इससे पहले मॉन्टेरी, बिग सर और कैटलीना, ये सब के सब मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम हैं। लेकिन लेटेस्ट वाला वर्जन कौन सा है, सोनोमा। क्लियर, वेरी गुड। विच मेमोरी यूनिट कवर्स कम्स आफ्टर बिट,
बिट मतलब बाइनरी डिजिट के बाद कौन सी मेमोरी यूनिट आती है, और मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन तो जरूर आएगा, कंफर्म है। तो बताइए बिट के बाद क्या आता है, बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइट? बिल्कुल नहीं, बस यही गलती तो कैंडिडेट्स करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, और कई सारे कैंडिडेट्स जानते भी होंगे क्योंकि आप जीनियस हैं नो डाउट, कि बिट के बाद निबल आता है, और निबल के बाद आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, तो आंसर क्या होगा, दैट इज निबल। विच मेमोरी यूनिट कम्स आफ्टर बिट, बिट के बाद कौन सी मेमोरी यूनिट आती है, द आंसर इज निबल, क्योंकि एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। एक निबल 4 बिट के बराबर और एक बाइट 8 बिट के बराबर। बोलो यस सर, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब इसका जरा सीक्वेंस भी याद करो, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। क्या सर योटाबाइट के बाद में भी हैं? जी हां, लेकिन इतने यूनिट्स को याद रखना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछें तो बिट होगा, सबसे लार्जेस्ट यूनिट अगर पूछें तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, कि जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे लार्जेस्ट यूनिट को। क्लियर, वेरी गुड। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड, बैकअप स्टोरेज प्रदान करने वाले डिवाइस क्या कहलाते हैं? ऐसी डिवाइसेस जो बैकअप प्रोवाइड करते हैं, जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बैकअप किस में रखेंगे? अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डेटा है तो उसका बैकअप आप कहां रख सकते हैं? हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, पेन ड्राइव में, डीवीडी में, यही रखेंगे ना। तो ऐसी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी? जी नहीं। कैशे मेमोरी? जी नहीं। ऑक्सिलरी मेमोरी? जी हां, क्योंकि ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी? जी नहीं, क्योंकि प्राइमरी और मेन मेमोरी तो सेम है, रैम और रोम। बफर मेमोरी? जी नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी मेमोरी भी हो सकता है, या इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा? हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी। पेन ड्राइव है ना, ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी है। वेरी गुड। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का ज्ञान है ना, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 5 मार्च, 20 मई, 2 दिसंबर या अप्रैल 22? बिल्कुल आपकी पार्क की नजर और निर्मासों पर। जी ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं, तो आपको पता होगा कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर, दैट इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये भी याद कर लो, है ना, इतने डेज याद रखते हो तो एक डे और याद रखो कंप्यूटर में, जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके तहत रैम को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा मेमोरी है। ऐसा क्यों लगता है रैम को कि उसके पास बहुत ज्यादा मेमोरी है? क्योंकि वो मेमोरी किससे ले लेती है? हार्ड डिस्क से। रैम क्या कहती है हार्ड डिस्क से कि मेरे पास कम मेमोरी है, अगर मुझे क्या जब भी रिक्वायरमेंट होगी मेमोरी की तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हार्ड डिस्क कहती है तथास्तु, जब भी तुम्हें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी मैं दे दूंगी। इसका मतलब रैम को यह भ्रम हो जाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा मेमोरी है। मींस आंसर क्या होगा? एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। इल्यूजन का मतलब भ्रम, एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी का मतलब कि मेन मेमोरी मतलब रैम, तो रैम का ज्यादा होने का भ्रम, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी।
और क्रेडिट किसको जाता है? हार्ड डिस्क को, क्योंकि ये मेमोरी उधार किससे मांगती है? हार्ड डिस्क से या हार्ड ड्राइव से। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि वर्चुअल मेमोरी के केस में रैम किससे मेमोरी लेती है? तो आंसर है हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ डैश। बताइए, संदर्भ की स्थानीयता का सिद्धांत डैश के उपयोग को उचित ठहराता है। क्या होगा आंसर? वर्चुअल मेमोरी, इंटरप्ट, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी या रजिस्टर? या आता है बताएंगे नहीं? बताइए। हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने पहले वाले सेशन में भी पढ़ा था, है ना, डे 1 में पढ़ा था हम लोगों ने ये बात कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये प्रिंसिपल किसको अप्लाई करता है? कैश मेमोरी को। पढ़ा था या नहीं? जहां मैंने आपको बताया था कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जब कैशे मेमोरी में डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो वो आ जाए, और जब रिक्वायरमेंट ना हो तो वो चला जाए, है ना। अतिथि तुम कब जाओगे? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी जब डेटा की रिक्वायरमेंट है तब वो डेटा कैश मेमोरी में आ जाए, और जब डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैश मेमोरी को छोड़कर रैम में चला जाए वो डेटा, और इसी को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जब कभी भी कैश मेमोरी के बारे में बात होगी कि कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो आंसर होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो सिद्धांत है वो किस मेमोरी में अप्लाई होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, द कॉपी कमांड सेव्स द कंटेंट टेम्परेरली टू दी। कॉपी कमांड सामग्री को अस्थायी रूप से सहेजती है किसमें? बताओ। जब हम कोई भी कॉपी या कट करते हैं, है ना, अगर हमने किसी भी कमांड को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया या कट किया तो वो टेम्परेरी फॉर्म में कहां सेव हो जाता है? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। क्या होगा सही आंसर? क्लिपबोर्ड में। ये क्लिपबोर्ड आपको एमएस वर्ड में भी मिलेगा, एमएस एक्सेल में भी मिलेगा, एमएस पावर पॉइंट में भी मिलेगा। कहां मिलेगा? होम टैब के अंदर। जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिलता है? क्लिपबोर्ड का। दूसरा मिलता है फॉन्ट का, तीसरा मिलता है पैराग्राफ का, एंड सो ऑन। तो जब आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉपी या कट किए हुए कमांड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे वहां पर। तो आंसर क्या है? क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रीबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? रीबूट भी कह सकते हैं या रीस्टार्ट भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना या रीबूट करने का जो कमांड है वो क्या है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। इसे 3 फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? 3 फिंगर की। कौन सी? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। सर 3 फिंगर की क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये तीनों आपको एक साथ दबानी होंगी। तो एक उंगली आपकी कंट्रोल पर होगी, एक ऑल्ट पर होगी और एक डिलीट पर होगी। तो 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, 3 फिंगर्स का प्रयोग करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 फिंगर्स की। नेक्स्ट, द जीमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इज। दुख, दर्द, पीड़ा, है ना, खत्म नहीं होती। कितना याद रखना पड़ता है ना? तो याद तो रखना ही पड़ेगा। आप सुपर मैन जो हैं, है ना, आप सुपर गर्ल जो हैं, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स बड़े हैं और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत भी बड़े लेवल पे करनी होगी। बताइए, द जीमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इज। जीमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? जीमेल में जो अटैचमेंट है उसको अटैच करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? पहले तो ये बताओ। जीमेल में जो अटैचमेंट है उनको अटैच करने के लिए सर हम प्रयोग करते हैं माइम का। बिल्कुल सही, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल का यूज होगा। और अटैचमेंट की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 25 MB के बराबर। अगर 25 MB से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी बताओ।
जीमेल में जो अटैचमेंट की लिमिट है वो 25 MB है, नो डाउट। लेकिन अगर 25 MB से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, गूगल ड्राइव का लिंक बन के जाएगा। तो यह भी याद रखिएगा कि when the Gmail attachment size limit exceed the 25 MB, then it converts the attachment into the Gmail Drive format। तब वो अटैचमेंट को किस में कन्वर्ट कर लेगा, गूगल ड्राइव फॉर्मेट के फॉर्म में। एक्सीलेंट, आगे बढ़ो। Which shortcut key is used to view macros in MS Word 2021? अच्छा जी, MS Word 2021 में मैक्रोज देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अभी अभी हम लोगों ने मैक्रोज के बारे में कुछ चर्चा करी थी ना, क्या क्या की थी कि मैक्रोज व्यू टैब के अंदर होता है, पहली चर्चा। दूसरी चर्चा करी थी कि मैक्रोज का काम क्या है, रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना, बार बार जो काम किए जा रहा है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोज का यूज करेंगे। तीसरी बात, मैक्रोज को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, विजुअल बेसिक, वीबी। चौथी बात कि मैक्रोज टैब पर जब हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं, मैक्रोज पे जब आते हैं तो वहां 3 ऑप्शन हमें शो होते हैं, जिसमें से अगर हमें व्यू मैक्रो करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Alt + F8। किसका, Alt + F8। सिर्फ एक ही शॉर्टकट की होती है मैक्रोज के लिए, दूसरी नहीं होती। मैक्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टकट की है और वो है Alt + F8। समझ में आया? लग रहा है कर पाएंगे एग्जाम्स में? बिल्कुल कर पाएंगे, यू आर दी चैंपियंस, और करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। आरआरबी में नहीं लेंगे तो किस में लेंगे, है ना। पहले आरआरबी क्रैक करिए, जॉब लीजिए, फिर पढ़ना बंद मत करिए, पढ़ते रहिए, है ना। अपने एम को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, सेटिस्फाई नहीं होना है। तो आरबीआई इज नॉट अ लिमिट, है ना। लिमिट बनाइए सेबी में जाने की, बढ़िया जॉब है, मस्त है ना। आरबीआई में जाने की बढ़िया जॉब है, मस्त है। लेकिन शुरुआत करिए आरआरबी से, क्योंकि ये भी तो बढ़िया है ना। जॉब इज जॉब, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, जॉब तो जॉब है। तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, ये तो क्रैक करना ही पड़ेगा एनी हाउ। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट्स आर देयर इन MS Word 2021? बताइए, MS Word 2021 में कितने फॉन्ट इफेक्ट होते हैं? फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है? फॉन्ट इफेक्ट का मतलब होता है जैसे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। और लेटेस्ट वाले वर्जन में कितने फॉन्ट इफेक्ट हैं? 7। लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। कौन कौन से? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। जबकि पुराने वाले वर्जन्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉन्ट इफेक्ट कितने होते थे? 11। और अब 11 को कम करके कितने कर दिए गए हैं? 7। समझ में आ गई बात? यानी 8, 9, 10, 11 4 हटा दिए गए हैं। और अब यहां पर आपको कितने दिखते हैं दोस्तों? दैट इज ओनली 7। तो नए वाले वर्जन्स में होगा 7 और पुराने वाले वर्जन में होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन MS Excel 2021? बताइए, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? अगर यह पता होगा तो ही बता पाएंगे कि कितने टाइप के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन 16 या 17 में क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल आर देयर? फॉन्ट स्टाइल होते हैं आपके कौन से? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार, आंसर क्या होगा? 4। तो 4 टाइप्स इज द करेक्ट वन, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। लेकिन अगर यह पूछें कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है MS Word, Excel या पावर पॉइंट में, किसी में भी, तो आंसर होगा रेगुलर। बाय डिफॉल्ट आपका रेगुलर रहेगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, है ना, आपका मन है, आपकी श्रद्धा है,
आपकी आस्था है तो आप इटैलिक बोल्ड और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, है ना, डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट, तो 4 टाइप्स इज द करेक्ट वन। डैश आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिग चार्ट्स, कॉमा ड्राइंग्स, कॉमा मैप्स एंड 3 डायमेंशनल इलस्ट्रेशन स्पेशली फॉर आर्किटेक्चरल एंड डिजाइनिंग पर्पस। बताइए, डैश का उपयोग विशेष रूप से वास्तुशिल्प और डिजाइनिंग उद्देश्यों के लिए बड़े बड़े चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र और 3 आयामी चित्रों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आपने देखा बड़े बड़े चार्ट्स, दिमाग में क्या आता है? प्रिंटर का बड़ा भाई, दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? बड़े बड़े चार्ट्स, बैनर्स, इनको प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लॉटर्स का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लॉटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? द स्पीड ऑफ प्लॉटर इज मेजर्ड इन, तो आंसर क्या होगा? वेरी फेमस क्वेश्चन, पीपीएम, पेजेस पर मिनट, जिसमें थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इनकी स्पीड को भी किसमें मेजर करते हैं? पीपीएम में। वैसे ही आपका जो प्लॉटर होता है उसकी स्पीड को भी किसमें मेजर करते हैं? पीपीएम, यानी पेजेस पर मिनट में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, इनमें से फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर दिया है तो लेजर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लॉटर दिया है तो हमेशा आंसर क्या होगा? प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर सबसे ज्यादा स्पीड में टाइप करता है, सबसे ज्यादा स्पीड में प्रिंट करता है प्लॉटर। उसके बाद आता है आपका लेजर प्रिंटर। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है, तो प्रिंटर का बड़ा भाई आएगा, दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। और अगर प्लॉटर नहीं है तो आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है? पहला कंप्यूटर प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह सबसे पहले आया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर जो सबसे पहले आया, दैट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है? इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम। और नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं जो कि फास्टेस्ट हैं? थर्मल, इंकजेट, लेजर। दीज आर कॉल्ड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन इज अ डैश टाइप ऑफ डिवाइस। जो माइक्रोफोन है वो किस प्रकार की डिवाइस है ना? ये लगा हुआ है माइक्रोफोन, माइक, जिससे मैं बोल रहा हूं। अगर मैं माइक्रोफोन यानी माइक से बोलता हूं तो माइक हमेशा क्या होगा? इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इनपुट डिवाइस। जैसे ये वाला है ना, आप देखते हैं जब लोग गाने गाते हैं, तेरा 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 सुरूर, है ना, गाना गा रहे हैं माइक से, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है ना। ऐसे वाले माइक भी हो सकते हैं, ऐसे वाले माइक भी हो सकते हैं, कई सारे माइक होते हैं। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोफोन। प्रथम कंप्यूटर माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक के पापा कौन है? एमाइल बर्लाइनर, टिम बर्नर्स-ली, गैरी स्टॉकवेदर, रसल किर्श या चार्ल्स बैबेज? द करेक्ट आंसर इज एमाइल बर्लाइनर। ये हैं आपके माइक्रोफोन के पापा। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? प्रणाम कर दीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोफोन, तो ये माइक्रोफोन बनाने वाले कौन है? किनको क्रेडिट जाता है? कौन पापा है? एमाइल बर्लाइनर। एमाइल, इस्माइल नहीं, है ना, हंस रहे हैं आप, दैट इज इस्माइल नहीं, एमाइल बर्लाइनर, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस्माइल से आप याद रख सकते हैं, दैट इज एमाइल बर्लाइनर। क्लियर है? सर टिम बर्नर्स-ली कौन है? गैरी स्टॉकवेदर कौन है? रसल किर्च कौन है? चार्ल्स बैबेज कौन है? आइए जरा इनके बारे में भी बात कर लेते। एमाइल बर्लाइनर माइक्रोफोन के पापा। एचटीटीपी और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब,
और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को बनाने वाले टिम बर्नर्स-ली अंकल, लेजर प्रिंटर को बनाने वाले गैरी स्टॉकवेदर चाचा जी, है ना। अभी देखा हम लोगों ने, नहीं ये कहां देखा, है ना। लेजर प्रिंटर याद रखिएगा किसने बनाया, गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा। स्कैनर के पापा कौन, रसल किर्च, इन्होंने स्कैनर बनाया। और चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर के फाउंडर, जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया। तो ये पांचों पापाओं को याद रखिएगा, माइक्रोफोन इमाइल बर्लाइनर, एचटीटीपी www टिम बर्नर्स-ली, लेजर प्रिंटर गैरी स्टॉकवेदर, स्कैनर रसल किर्श और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, if you have to send multimedia data over SMTP, it has to be encoded into, very famous one। यदि आपको SMTP पर मल्टीमीडिया डेटा भेजना है तो इसे इनकोड करना होगा किसमें, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। SMTP पर अगर मल्टीमीडिया भेजना है, मल्टीमीडिया का मतलब अटैचमेंट, वॉइस, इमेजेस, वीडियोस, यही तो है मल्टीमीडिया। और अगर इनको भेजना है तो अटैचमेंट में अटैच करना होगा, और अटैचमेंट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल, सर माइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। लेकिन जितने भी आपके माइम प्रोटोकॉल्स हैं ये किसको सपोर्ट करती हैं, आस्की। तो इफ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डेटा ओवर SMTP, इट हैज टू बी इनकोडेड इनटू, ये जो जितने भी अटैचमेंट हैं ये किसमें इनकोड होंगे, आस्काई में, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड आस्की या आस्काई। आशिकी नहीं, है ना, दैट इज आस्की या आस्काई। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश, बताइए। ईमेल एड्रेस किससे बना होता है, सिंगल पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ईमेल एड्रेस 2 भागों में बटा होता है, कौन कौन सा, सबसे पहले होता है आपका क्या, यूजर नेम, और फिर होता है डोमेन नेम। ऐसे ही तो होता है, जैसे aroraeducator@gmail.com, तो पहले क्या होगा, यूजर नेम, और फिर क्या होगा, gmail.com, दैट इज द डोमेन नेम। तो आंसर होगा 2 पार्ट्स, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। example@gmail.com, जैसे आपका नाम @gmail.com, है ना। तो आपकी भी तो जीमेल आईडी है, जो पहले क्या होगा, यूजर नेम, फिर होगा @ फिर होगा डोमेन नेम। अच्छा, ईमेल का आविष्कार किसने किया, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल, रे टॉमलिंसन। अगर इंडिया की बात करें कि इंडियन ओरिजिन के अगर जो पर्सन है वो कौन से हैं, दैट इज शिवा अय्यादुरई। ईमेल कब आया, 1971 में आया। @ कब डेवलप हुआ, 1971 में। @ किसने डेवलप किया, रे टॉमलिंसन ने। तो ये सारी बातें आपको मेल के बारे में पता होनी चाहिए। जीमेल की लिमिट कितनी है, फ्री के केस में 500 मेल और पेड के केस में 2000 मेल्स। फ्री वाले मेल को क्या बोलते हैं, पेड वाले मेल को क्या बोलते हैं, तो ये सारा डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। मेल में कितने प्रकार की प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, SMTP मेल को भेजने के लिए, मेल को रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP, अटैचमेंट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल, दैट इज माइम। तो ये जब कड़ी दर कड़ी आप बनाएंगे ना तभी मजा आएगा, है ना, इसको अच्छे से समझने में। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज ईमेल हैकिंग कैन बी डन। ईमेल हैकिंग कितने तरीके से की जा सकती है। क्या ईमेल को हैक कर पाना पॉसिबल है, बिल्कुल, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ईमेल को हैक करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, 3 वेज। कौन कौन से, पहला फिशिंग के द्वारा, दूसरा MITM, मैन इन दी मिडिल अटैक, है ना, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व हुआ और उसके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया तब वो काम किया गया, मैन इन दी मिडिल अटैक। और तीसरा तरीका है दिमाग का यूज करके, यानी पासवर्ड को गैस करके
और वायरस को इंस्टॉल करके, दैट इज कॉल्ड द थर्ड वे। तो 3 तरीके से हम मेल को हैक करते हैं, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, एंड द थर्ड वे इज पासवर्ड गेसिंग एंड वायरसेस। पासवर्ड गेसिंग और वायरस को एक माना जाता है, तो आंसर हो गया 3 वेज। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज। विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। क्या होगा? रिसाइकिल बिन में नहीं जाकर स्वाहा हो जाएगी। यानी आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या शिफ्ट डिलीट करने के बाद भी उस फाइल को रिकवर किया जा सकता है? जी हां, क्योंकि फॉर्मेट की हुई फाइल्स को भी रिकवर किया जा सकता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप उन फाइल्स को सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर ट्रैक और सेक्टर से रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक ऑन अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक डालने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? हम जानते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में ही हम हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल सही, दैट इज कंट्रोल प्लस के। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, आता ही आता है और आप लोग कभी भी इसको गलत नहीं करते, है ना। सभी कैंडिडेट्स को पता है कि कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। हाइपरलिंक क्या होता है? वो लिंक जिस पर आप क्लिक करते हैं और एक नया पेज नेविगेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज डज एन MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन? बताइए। MS Excel के लेटेस्ट वाले वर्जन में, चाहे वो 2007 हो, चाहे 2010 हो, 2013 हो, 16 हो, 19 हो या 21 हो या 365 वाला वर्जन हो, इन सभी में रोज कितनी है? 10,48,576, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। 10,48,576, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। बताइए, ईमेल OSI मॉडल की किस परत पर काम करता है? हम जानते हैं कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स। ये OSI मॉडल किसने डेवलप किया? ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। और अगर OSI मॉडल की बात करें तो इसे कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल मॉडल माना जाता है, क्योंकि इसको अप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं है। OSI मॉडल से पहले जो मॉडल आया वो TCP/IP मॉडल है। 1970s में TCP/IP मॉडल को बनाया गया, 1983 में जाकर TCP/IP मॉडल को मान्यता प्राप्त हुई और 1984 में आ गया था आपका OSI मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स थी। अब ईमेल काम करता है आखिरी लेयर पर, यानी 7th लेयर पर, और 7th लेयर आपकी कौन सी है? कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एप्लीकेशन लेयर। आप ST नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, जिसमें पहली लेयर है फिजिकल, दूसरी है डेटा लिंक, तीसरी है नेटवर्क, चौथी है ट्रांसपोर्ट, पांचवी है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। वाह 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 वाह, है ना। और यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं कि फिजिकल लेयर पर क्या क्या आता है, डेटा लिंक लेयर पर क्या क्या आता है, नेटवर्क पर क्या है, ट्रांसपोर्ट पर क्या है, सेशन पर क्या है, प्रेजेंटेशन पर क्या है और एप्लीकेशन पर क्या है ना। तो ये तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Among these option name the Apple presentation software। ये एप्पल एग्जामिनर को बड़ा पसंद है। एप्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए, एप्पल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एप्पल कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया वो तो पावर पॉइंट है, लेकिन एप्पल कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया वो क्या है? बिल्कुल सही, जीनियस हैं आप, दैट इज कॉल्ड कीनोट, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से ऊपर, दैट इज कॉल्ड कीनोट। अब अगर दोस्तों एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो पेजेस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड, वैसे एप्पल का पेजेस।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, वैसे ही एप्पल कंपनी का नंबर्स, और जैसे पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे एप्पल कंपनी का कीनोट। तो एप्पल कंपनी के 3 बनाए गए, पेजेस, नंबर्स और कीनोट, जिसने टक्कर किसको दी? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल? अभी हम लोगों ने ये देखा थोड़ी देर पहले ही कि क्या मेल को हैक किया जा सकता था, तो आपने कहा हां सर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और 3 तरीके मैंने आपको बताए थे जिसके द्वारा मेल को हैक किया जा सकता है। लेकिन मेल क्या सुरक्षित है? काफी हद तक, लेकिन इसमें जो सुरक्षा का मापदंड है, जो पैरामीटर है सिक्योरिटी का, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ईमेल को सिक्योर किया गया? दैट इज कॉल्ड पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड 2021? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ आईबीपीएस, बताइए। एमएस वर्ड 2021 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कॉपीराइट तो आप जानते हैं ना, एक बार अगर कॉपीराइट ले लिया तो फिर उस कंटेंट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट ये सिंबल बनाने के लिए एमएस वर्ड में क्या करेंगे? ACC यानी ऑल्ट कंट्रोल सी, ये हमें प्रेस करना होगा। तो इसकी शॉर्टकट की याद रखिए, कई बार रिवाइज करिएगा, दैट इज ऑल्ट कंट्रोल सी। नेक्स्ट, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड? बताइए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या बोलते हैं? किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड कैसे आएगी, कैसे जाएगी, इसे क्या बोलेंगे? इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, एनिमेशन या नन ऑफ दिस? बताइए। कोई स्लाइड आने और जाने का जो डिसीजन है, ये कौन लेता है? ये किससे तय होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्लाइड आएगी कैसे और जाएगी कैसे, इसके मूवमेंट को डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन का। क्या ये बात समझ में आई? आइए इसको जरा देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। ये है ट्रांजिशन, कर्टेन उठा और प्रेजेंटेशन आ गई, है ना। ये एक तरीका है कि स्लाइड आएगी कैसे और जाएगी कैसे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। लेकिन अगर बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन दोस्तों हम लोग लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी इमेज पर। जैसे ये एक स्लाइड है, इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं? पहले फोकस एरिया लिखकर आया, फिर खट 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 खट, है ना, इस तरीके से नीचे वाले ऑप्शंस आए। तो जो हमने इमेजेस पर लगाया और टेक्स्ट पर लगाया वो एनिमेशन है। लेकिन कोई स्क्रीन कैसे आएगी, कोई स्लाइड कैसे आएगी और कैसे जाएगी, ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन। समझ में आया? वेरी गुड। डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। ब्राउजर और सर्च इंजन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर का मतलब दी अनियन राउटिंग। टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसका यूज कौन करता है? जिसको गलत काम करने होते हैं, जिसे हैकिंग करनी होती है, टॉर ब्राउजर का यूज करेगा। जिसे वेपन्स, औजार मंगवाने होते हैं, वो टॉर ब्राउजर का यूज करता है। पोर्नोग्राफी, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो टॉर ब्राउजर इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव पर्पस। क्रिप्टोग्राफी, बिटकॉइंस डील करना है, टॉर ब्राउजर। और टॉर ब्राउजर के साथ में जो डिफॉल्ट सर्च इंजन होगा वो कौन सा होगा? एनोनिमस होगा, जिसका कोई पता ना लगा पाए कि हमने क्या सर्च किया। और इसके साथ में जो सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड डक डक गो, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर पूछे कि डक डक गो सर्च इंजन के साथ में कौन सा ब्राउजर यूज होगा? टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर के साथ में कौन सा सर्च इंजन यूज होगा? डक डक गो, है ना। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन
इन साउथ कोरिया फॉर आउटपेसिंग गूगल लोकली, यानी दुनिया नहीं, साउथ कोरिया का नंबर 1 सर्च इंजन बताइए जिसने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन कौन सा है जो स्थानीय स्तर पर गूगल से भी कई अधिक फेमस है? दैट इज कॉल्ड नेवर। तो साउथ कोरिया में यूज होने वाला कौन सा है दोस्तों सर्च इंजन नंबर 1? दैट इज कॉल्ड नेवर। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया इन 2021। वेरी फेमस क्वेश्चन। 2021 से ही ये क्वेश्चन काफी चर्चित हुआ और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि 2021 में ऐसा कौन सा स्वदेशी सर्च इंजन बना, नाम बताइए। इंडिया का सर्च इंजन कौन सा था जो 2021 में डेवलप किया गया, नाम बताइए। 2021 ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि ये एक सर्च इंजन है जो इंडिया में बना, कब बना, ईयर बताइए। तो ईयर है 2021। प्राइवेट सर्च इंजन है, दैट इज कॉल्ड क्यू मामू। बिल्कुल सही मामू। यानी जो इंजन बनाया, जो सर्च इंजन बनाया इंडिया ने, वो भले ही बहुत देर में बनाया है ना, 2021 में जाकर जब डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ तब जाकर ये बना। बेंगलोर की कंपनी ने इसको डेवलप किया है ना। काफी सारे केसेस हैं, स्टोरी कभी बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड क्यू मामू। लेकिन ये प्राइवेट सर्च इंजन भी है, भले ही देर से बना लेकिन बनाया बिल्कुल बढ़िया एनोनिमस फॉर्म में कि आप अगर इसका यूज करते हैं तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। इतना खुश क्यों हो गए हिस्ट्री मेंटेन ना होने से, है ना? ऐसा क्या काम करते हो जो हिस्ट्री मेंटेन होने से डरते हो, है ना? तो एनोनिमस का मतलब कि हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, चाहे वो आपका इनकॉग्निटो मोड हो, है ना, जिसका यूज काफी लोग करते हैं, इनकॉग्निटो मोड, चाहे वो क्यू मामू हो, प्राइवेट सर्च इंजन, है ना। तो दिस इज द इंडियाज बेस्ट प्राइवेट सर्च इंजन। कब बनाया गया? 2021 में। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन इन MS Excel 365 इज। MS Excel 365 में एक सेल में कुल कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं बताओ? MS Excel में जो सेल होती है उसमें कितने कैरेक्टर्स टाइप किए जा सकते हैं? लिमिट है कितनी? 32,767 कैरेक्टर्स की। इससे ज्यादा कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करती कोई भी सेल। तो आंसर क्या होगा? 32767, 32,767 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सेस। इस क्वेश्चन से तो याद आ जाती है 3 इडियट मूवी, है ना, जहां पर फाइंड एंड रिप्लेस का बड़ा बढ़िया ही इस्तेमाल किया गया था। याद आया आपको? और इसकी शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस पर्पस, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। तो Ctrl+H दबाने पर क्या होगा? फाइंड का बॉक्स आ जाएगा और नीचे रिप्लेस का बॉक्स आ जाएगा। क्या फाइंड करना है, किससे रिप्लेस करना है, दोनों मेंशन कर दो, बदल जाएगा Ctrl+H का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट, व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट द करेंट डेट इन MS वर्ड 2019 या 2021? बताओ क्या होगा आंसर? MS वर्ड 2019 या 2021 में करंट डेट डालने की किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? करंट डेट। डेट डालेंगे तो दुखी हो जाइए। दुखी क्यों हो जाइए? बस हो जाइए। डेट डालनी है दुखी। दुखी का मतलब सैड। सैड का मतलब Shift+Alt+D, यानी करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है SAD, Shift+Alt+D, दैट इज कॉल्ड सैड। ये Alt+Shift+D के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो शिफ्ट को पहले लिखें या बाद में फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। Alt+Shift+D बोले या Shift+Alt+D बोले, बात एक ही है। सर एक चीज बताइए, अगर डेट की जगह पर टाइम दिया हो तो क्या करेंगे? व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट करंट टाइम इन MS वर्ड? टाइम को इंसर्ट करने के लिए बस D की जगह पर T लगा दीजिए, SAT, Shift+Alt+T या Alt+Shift+T, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आएगा जरूर, डेट या टाइम में से एक क्वेश्चन जरूर आता है MS वर्ड में। तो आंसर या तो सैड हो जाएगा डेट के केस में या टाइम के केस में सैट हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेम द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉकवेदर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेजर प्रिंटर है उसको किसने बनाया, गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा, यही तो पापा हैं इसके। तो गैरी स्टॉकवेदर द्वारा आविष्कार किए गए पहले लेजर प्रिंटर का नाम बताइए, बताइए भाई बताइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज जेरोक्स 9700। लेजर प्रिंटर जिस रिसर्च सेंटर में बना उसका नाम था जेरोक्स पारसी, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। जेरोक्स पारसी इज द रिसर्च सेंटर जहां पर यह बनाया गया। इसीलिए तो कभी कभी हम लोग फोटोस्टेट को जेरोक्स बोल देते हैं, गलत है। जेरोक्स क्या है, कंपनी का नाम है जिसने लेजर प्रिंटर को डेवलप किया है, और उस पर्सन का नाम जिसने डेवलप किया वो कौन है, गैरी स्टॉकवेदर। और सबसे पहले लेजर प्रिंटर का नाम क्या है, जेरोक्स 9700। नेक्स्ट, द डैश पोर्ट इज नॉर्मली द माइक्रोफोन इनपुट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताइए। डैश पोर्ट सामान्यतः माइक्रोफोन इनपुट होता है। माइक के लिए कौन सा इनपुट यूज किया जाता है, कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, पिंक कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, या नहीं पता कलर का, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज पिंक। पिंक कलर का पोर्ट जो है वो रिजर्व है माइक के लिए, यानी माइक्रोफोन के लिए। पिंक होगा माइक्रोफोन के लिए, या माइक्रोफोन के लिए होगा पिंक कलर का पोर्ट। हेडफोन और स्पीकर अगर हमें लगाना हो तो इसके लिए कौन सा पोर्ट होगा, ग्रीन कलर का, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना चित्र में। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पिंक, ग्रीन और लाइट ब्लू, 3 कलर के पोर्ट्स हैं। माइक्रोफोन के लिए पिंक है, हेडफोन और स्पीकर के लिए ग्रीन है, और एनालॉग लाइन इनपुट करने के लिए, यानी इनपुट करने के लिए जो आपका पोर्ट है फॉर एनालॉग लाइन पर्पस, दैट इज लाइट ब्लू या ब्लू कलर। तो अगर एग्जाम में इस बार पिंक पूछा गया है, हो सकता है कि लाइट ब्लू या ग्रीन में से कोई पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बदल के पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि पिंक कलर का पोर्ट किस लिए यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। ग्रीन कलर का पोर्ट किस लिए यूज करते हैं, हेडफोन या स्पीकर। लाइट ब्लू कलर का पोर्ट किस लिए यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा एनालॉग लाइन इनपुट के लिए। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चन का सफर होता है कंप्लीट, और आउट ऑफ 40 कितने किए ये कौन बताएगा, पड़ोसी बताओ कमेंट करके कि आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन सही हुए। कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है, क्या क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, है ना, बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट में ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर भी तो आपको देना है। आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है ये क्वेश्चन। अ डैश इज अ ब्लैंक डिस्क दैट कैन बी रिटन वंस एंड रीड आर्बिट्रेरली मैनी टाइम्स। मतलब डैश एक खाली डिस्क है जिसे एक बार लिखा जा सकता है और मनमाने ढंग से कई बार पढ़ा जा सकता है। मार्केट में गए और आप बिल्कुल खाली डिस्क लेकर आए, बताइए इस डिस्क को क्या बोलेंगे, CDRW, CDR, CD-ROM, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, सोचिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ कम है, अगर आपको लग रहा है कि एक बार बढ़िया से कोर्स लेना बेटर रहेगा जिसमें टॉपिक वाइज वीडियोस को आप पढ़िए, PDF से रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, तभी तो आप कहेंगे हाउ इज द जोश, हाई सर। तो दैट इज द बेस्ट वे। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी बैच रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। कोर्स आपको कहां मिलेगा, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन है व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स कब से शुरू हुआ? 15 मार्च से। सर वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स। कैसा लगा आपको यह सेशन? जरूर बताइएगा लाइक करके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, कहीं पर आपको लगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर इतना टफ नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है एक बार अच्छे से पढ़ने की, कॉन्सेप्ट को समझने की। तभी यहां पर कैंडिडेट 38-39 क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपने बीसीए बीटेक किया है, एमटेक किया है तो ही आप कर सकते हैं। ये सब चीजें बीसीए बीटेक एमटेक में नहीं पढ़ाई जाती, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पढ़ाई जाती हैं। और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करके जो पैटर्न चला आ रहा है ना, उस पर आपको पढ़ना है। ना कि आपको कंप्यूटर का टीचर बनना है, ना कि आपको कंप्यूटर में पीएचडी करनी है ना। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, वही लेवल पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन में यह भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। ये अगर आपने हर सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया ना कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, नथिंग एल्स। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि कम पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना। सही चीज सही दिशा में जाकर पढ़ना भी स्मार्ट स्टडी कहलाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यही तो चीज है जिसमें कुछ वो कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं जो 3-4 घंटे पढ़ते है ना, और जो 10 घंटे पढ़ते हैं वो नहीं हो पाते। रीजन इज ये डिफरेंशिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।